हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के कंटेंट्स, हम हिस्ट्री देखेंगे, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के डिफरेंस, रीजंस, पाथवेज और एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों? क्योंकि ये एक खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन का टेक्निक है, जहाँ पे सेल्स को पता होता है कि अब हमको किल हो जाना है या मर जाना है, इसीलिए इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग होती है जिसके कारण सेल को समझ में आता है कि अब उसको अपने आप को ख़त्म कर देना है, इसीलिए उसको प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वो फुल्ली रेगुलेटेड है, इसीलिए कहीं पे भी कोई भी सेल्स अचानक से एक्सपायर नहीं हो सकता है। एपोप्टोसिस एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिससे बहुत सारे अनरिक्वायर्ड सेल्स की, नॉट रिक्वायर्ड सेल्स की आती है और ये कंट्रोल्ड मैनर में ही काम करता है। ये प्रोसेस डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स है, सिग्नलिंग पाथवेज है जो इस रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखते हैं। इसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है। कंटेंट जो है वो अपने ही अंदर में मतलब एज अ सुइसाइडल सेल्स काम करता है ये, और उस सेल को फैगोसाइट्स क्लियर कर देते हैं, इसीलिए बाकी सेल्स के डैमेज नहीं होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर देखेंगे तो ये सेल जिसमें एपोप्टोसिस होना है वो सेल श्रिंक हो जाता है, उसका क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग दिखता है और एपोप्टोटिक बॉडीज बनते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1842 में कार्ल वॉइट ने प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस बताया था। प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोग्रामिंग वॉल्टर फ्लेमिंग ने बताया था और 1965 में जॉन कर ने ये टर्म एपोप्टोसिस कॉइन किया था। नोबेल प्राइज अभी रिसेंट में 2022 में मिला है सिडनी बैनर, एच रॉबर्ट वॉटसन और जॉन सेल्टन ने, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ जीन्स है जो एपोप्टोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस देखें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस सिंगल सेल में होता है, नेक्रोसिस एक सेल में अगर नेक्रोसिस होना है तो वो बाकी आजू बाजू के सेल्स को डैमेज करते हैं या अफेक्ट करते हैं। एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होते हैं पर नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। नेक्रोसिस में सेल स्वेल हो जाता है जबकि एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होता है और नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी रहता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी होता है। एपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसके कारण प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स और एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन दिखने लगता है। नेक्रोसिस में ऑर्गेनेली स्वेल हो जाते हैं और लाइजोसोम लीकेज होता है। लाइजोसोमल लीकेज होने के कारण सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एपोप्टोसिस में क्रोमैटिन कंडेंसेशन और नॉन रैंडम डीएनए फ्रैगमेंटेशन होगा जबकि नेक्रोसिस में रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए होता है। एपोप्टोटिक बॉडीज इंजेस्टेड बाय नेबरिंग सेल्स, और नेक्रोसिस में जो ये एपोप्टोसिस है वो मैक्रोफेजेस के थ्रू इंजेस्ट हो जाता है। रीजंस फॉर एपोप्टोसिस, जो पॉजिटिव सिग्नल वाले एक्टिविटीज होते हैं वो सारे खत्म होने लगते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स है वो खत्म हो जाता है, IL-2 खत्म होने लगता है, तो ये सब एक्टिविटीज जब विड्रॉ होने लगती है तो उसके कारण सेल में एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है। रिसीविंग नेगेटिव सिग्नल्स, जो नेगेटिव सिग्नल्स है उन सिग्नल्स के कारण एपोप्टोसिस स्टार्ट होने लगता है, जैसे डीएनए डैमेज हो गया है या सेल डेथ एक्टिवेटर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं या ऑक्सीडेंट्स का लेवल इंक्रीज होने लगता है। फेजेस में सबसे पहला आता है इनिशियल फेज, फिर एग्जीक्यूशन फेज और फैगोसाइटोसिस। इनिशिएशन फेज में सिर्फ सिग्नलिंग चालू होता है कि अब इस लगता है कि समझ में आने लगता है कि हाँ हमको अब एपोप्टोसिस पाथवे में जाना है। फिर जब समझ में आता है तो एग्जीक्यूशन फेज में वो एपोप्टोटिक फेज में चले जाते हैं और एपोप्टोसिस फेज में जाने के बाद जब सेल बेबलिंग हो जाए या डीएनए डैमेज हो जाए तो उसके बाद फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो डैमेज सेल्स है उसको एनगल्फ कर लिया जाता है।
आगे देखते हैं पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोला जाता है। ये इंटरनल सिग्नल जैसे डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इन तीनों से ये एक्टिवेट होता है। जैसे ही डीएनए डैमेज हो या माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन करने लगे तो ये साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज करने लगता है। ये साइटोक्रोम सी अपाफ1 और कैस्पेज 9 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोजोम। अब हम बात करते हैं जैसे एपोप्टोसोम बन जाए तो क्या होगा। एपोप्टोसोम जैसे बनता है वो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है जो एक्चुअली में एपोप्टोसिस कराता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में अंदर में सेल के अंदर में सिग्नलिंग चालू हुई, सेल के अंदर में डीएनए डैमेज हो गया या ऑक्सीडेटिव स्टेट हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके कारण साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ। साइटोक्रोम सी एपाफ1 और कैस्पेज 9 के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद ये कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है। यह है इंट्रिंसिक पाथवे। ये इंट्रिंसिक पाथवे का डायग्राम देखो, यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक है, वो इनहिबिट कर देता है बाकी सबको, और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी बढ़ गई तो ये प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर दिया जो 3 को एक्टिवेट करता है और जिसके कारण एपोप्टोसिस होता है। ये जो सेकेंड पार्ट है डायग्राम का वो एक्सटेंसिक है, वो हम बाद में दूसरे डायग्राम से समझते हैं। अब आते हैं एक्सटेंसिक पाथवे। एक्सटेंसिक पाथवे होता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से जब डेथ लिगेंड्स इस सेल के ऊपर बाइंड करें, सेल के ऊपर डेथ रिसेप्टर होते ही हैं पर वो हर वक्त एक्टिवेटेड नहीं होते। पर जब एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कारण हम कोई ऐसा सिग्नलिंग दे रहे हैं जिसके कारण वो डेथ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसको हम DISC बोलते हैं और उसके कारण कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है जिसके कारण डाउनस्ट्रीम में जितने कैस्पेज है वो सारे एक्टिवेट होकर एपोप्टोसिस को स्टार्ट करते हैं। ये देखो एक्सटेंसिक पाथवे ऊपर में है डेथ लिगेंड। डेथ लिगेंड मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स जो कि डेथ रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे तो वो सेल एपोप्टोसिस में चले जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, TNF अल्फा, FASL ट्रायल। और जैसे ही इसमें जुड़ता है तो ये इसके डिस्क को एक्टिवेट कर देता है। डिस्क एक्टिवेट होने से ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन होता है, स्पेस कैस्पेस 8 में चेंज हो जाता है। प्रो कैस्पेस का मतलब है एक ऐसा कैस्पेस जो कि एक्टिवेट नहीं है। जब वो एक्टिवेट होता है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब इसका कुछ पार्ट जब हट जाता है तो एक्टिवेट होता है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कैस्पेज 8 में कन्वर्ट होता है। फिर कैस्पेज 8 कैस्पेज 3, 6 और 7 को एक्टिवेट करता है और एपोप्टोसिस होने लगता है। ये दूसरा पार्ट जो है वो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है। अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। जैसे साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ एपाफ1 के साथ वो बना और ये कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो गया। अब कैस्पेज 9 क्या करता है, फिर कैस्पेज 8 को या प्रो कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करके कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा, 6, 7 ये सब एक्टिवेट हो जाएगा और एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पाथवे है परफोरिन ग्रैनेज पाथवे। ये साइटोटॉक्सिक सेल्स या नेचुरल की सेल्स को यूज कर नेचुरल किलर सेल्स को यूज करते हैं और ग्रैनेज बी जो है वो आपके परफोरिन पोर्स को एक्टिवेट करता है जो कि कैस्पेज को फाइनली एक्टिवेट करता है। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे परफोरिन है, यहाँ पे ये साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स है नेचुरल मेम्ब्रेन, यहाँ पे गाइनेज A और गाइनेज B है। गाइनेज A कैस्पेज इंडिपेंडेंट पाथवे है और गाइनेज B जो है वो कैस्पेज डिपेंडेंट है। तो कैस्पेज डिपेंडेंट को ही हमको यहाँ पढ़ना है। जैसे ही परफोरिन कैस्पेज B को एक्टिवेट ग्रैनेज B को एक्टिवेट करता है तो कैस्पेज डिपेंडेंट पाथवे कैस्पेज 9 और 3 को एक्टिवेट करता है जिसके कारण रॉस प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है और वो सेल को एपोप्टोसिस पे लेके चला जाता है। नेक्स्ट आता है की मॉलिक्यूल्स ऑफ एपोप्टोसिस। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्पेज। कैस्पेज को एक ऐसा प्रोटीन फैक्ट माना जाता है जो कि एपोप्टोसिस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें दो कैटेगरी है, एक है इनिशियर, एक है एग्जीक्यूशनर। इनिशिएटर का मतलब है जो एक्टिविटी को स्टार्ट करे। ऐसे एग्जांपल्स है कैस्पेज 8 और 9। इसीलिए आप देखोगे कि प्रो कैस्पेज 8 कैस्पेज 9 ये पहले बनता है और उसके बाद आता है
एग्जीक्यूशनल कैस्पेस, जिसमें आता है कैस्पेस 3 और 7, जो एग्जैक्टली एपोप्टोसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। BCL2 फैमिली प्रोटीन्स, BCL2 फैमिली प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है और इसी के अंदर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होता है, जैसे BCL2, BCLXL, और प्रो एपोप्टोटिक होता है बैक्स और बैक। ये सारे एग्जांपल्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एंटी एपोप्टोटिक के एग्जांपल्स कौन से हैं, प्रो एपोप्टोटिक के एग्जांपल्स क्या है। अब आप ध्यान से समझिए कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है। पहला हम बात करते हैं इनिशिएटर कैस्पेस, जो कि एपोप्टोसिस के लिए जिस कैस्पेस की जरूरत है उस रिएक्शंस पे होने से पहले वाले कैस्पेस को एक्टिवेट करता है। इसीलिए पूरा कैस्पेस या इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे होने के लिए जो कैस्पेस की जरूरत पड़ रही है उसको एक्टिवेट करने वाला इनिशिएटर कैस्पेस है। और एग्जैक्टली एपोप्टोसिस कौन करेगा? एग्जीक्यूशनर। तो BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब अगर एंटी एपोप्टोटिक जो कि BCL2, BCLXL है, तो ये अगर अच्छे से प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, तो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में लीकेज नहीं हो पाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में लीकेज नहीं हुआ तो साइटोक्रोम C एक्टिवेट नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होगा। तो ये एंटी एपोप्टोटिक मतलब एपोप्टोसिस जब नहीं होना चाहिए तब का सिचुएशन है। और प्रो एपोप्टोटिक मतलब एक एपोप्टोसिस होने से पहले कौन कौन से प्रोटीन्स होने चाहिए। बैक्स और बैक जो है ये प्रो एपोप्टोटिक है, ये प्रो एपोप्टोसिस मनाएंगे। उसके बाद जैसे एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ये है डेथ रिसेप्टर्स जो कि हमारे एक्सटेंसिक पाथवे में रहेंगे, CD95, फास्ट CD95, TNF, R1। अपाफ जो कि हम बात करते हैं इंट्रेंसिक पाथवे में, जो एपोप्टोसोम बनाता है। और P53 है, ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जो इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस अगर DNA डैमेज हुआ है तो। रोल ऑफ एपोप्टोसिस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, हमारे फिंगर्स के वेबिंग को हटाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, सेल नंबर्स के मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इम्यून सिस्टम में ऑटो रिएक्टिव B सेल T सेल को हटाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इन्फेक्टेड सेल्स या डैमेज सेल को हटाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, सेलुलर होम्योस्टासिस जो कि सेल प्रोलिफरेशन और डेथ को मेंटेन करता है उस पर ज़रूरत पड़ेगा, सेल एजिंग जो कि एपोप्टोसिस उसके टिश्यूज को इंक्रीज करता है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। डिसरेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस जिसमें आता है एक्सटेंसिव एपोप्टोसिस और एक होता है इनसफिशिएंट एपोप्टोसिस। जब हम एक्सटेंसिव एपोप्टोसिस की बात करेंगे तो इसमें आता है डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि न्यूरोजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर और इस्केमिक इंजरीज जैसे कि हार्ट अटैक से, ये सब है एक्सेसिव एपोप्टोसिस। अचानक से एपोप्टोसिस होने लगे, सेल मरने लगे तो इसीलिए ब्रेन सेल्स में भी डैमेज होने लगता है और उसके इनएक्टिवेशन होने लगते हैं जिसके कारण अल्जाइमर या पार्किंसन डिजीज होता है। इनसफिशिएंट एपोप्टोसिस अगर होगा जहाँ पे सेल्स मरने चाहिए वहाँ नहीं मर पा रहे होंगे तो उसके कारण कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे उसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए पर वो एलिमिनेट नहीं हुआ। डिटेक्शन ऑफ एपोप्टोसिस, डिटेक्शन ऑफ एपोप्टोसिस में आता है कैसे आप पता करोगे। पहले आप क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखो, तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन, एपोप्टोटिक बॉडीज, ये सब ध्यान से देखना पड़ेगा। फ्लो साइटोमीटर से एनेक्सिन 5 का स्टेनिंग करते हैं, उससे भी क्लियर आउट हो जाता है कि एपोप्टोसिस है या नहीं। टनलिसिस एक अलग तरह का ऐसे होता है, अगर आप जानना चाहते हैं इस टनलिसिस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रखिए, तो मैं आपको वीडियोस अलग से अपलोड करूंगी। वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू जो कि पार्प प्रोटीन्स का एनालिसिस होता है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एसेस आप पता कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ एपोप्टोसिस रिसर्च में है, कैंसर थेरेपी पे, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस पे काम करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये सारे जो है एपोप्टोसिस के रिजल्ट से ही रिलेटेड रिसर्च है। फ्यूचर एप्लीकेशन में कैस्पेज इनहिबिटर्स एग्जांपल्स है एन बेंजल कार्बोक्सिमेल,
वैलिन, एलेनिन, एस्पर्टिन, फ्लोरोमिथाइल, ये एक इन्फेक्शन, ये एक इनहिबिटर्स डिजाइन किया गया है जो कि अल्जाइमर, एएलएस, हार्टिंगसन डिजीज और पार्किंसन डिजीज पे काम कर सकता है। कंक्लूड करना चाहेंगे तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं एज कि एपोप्टोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें नेचुरल या प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। इसमें अनवांटेड सेल्स को रिमूव किया जाता है। इसमें 3 पाथवेज होते हैं और बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, इम्यून डिसऑर्डर्स को आप इससे ठीक कर सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।